आज मैं खड़ी हूँ भारत पाकिस्तान की सरहद पर। वैसे तो भारत सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते मधुर हो सकें, लेकिन भारत सरकार को यह शिकायत भी रही है कि पाकिस्तान ने भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए हैं। आतंकवाद के अलावा एक और हथकंडा जो पाकिस्तान ने अपनाया है भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए, वो है नशे का कारोबार। नशे के इस धंधे से जुड़ी सच्चाई काफी चौंकाने वाली है। भारतीय सीमाएं वैसे तो कई देशों से मिलती हैं, लेकिन नशे के कंसाइनमेंट का 90% हिस्सा भारत पाक की सीमा पर ही पकड़ा जाता है। भारत पाक की सीमा वैसे तो काफी लंबी है, जो भारत के कई राज्यों से मिलती है, लेकिन नशे के कारोबारियों के लिए सबसे फायदेमंद जगह है पंजाब और पाकिस्तान की सरहद पर बसा ये गांव डेरा बाबा नानक। पंजाब हमारे देश का सबसे खुशहाल प्रांत है। इसकी समृद्धि और खुशहाली की मिसालें पेश की जाती हैं। हर प्रांत का भविष्य टिका होता है उसके युवा वर्ग पर, लेकिन पंजाब आने वाला नशे का सामान यहाँ के युवा वर्ग को निगलता जा रहा है। डेरा बाबा नानक गांव पंजाब के ही नहीं दुनिया भर के सिखों का धार्मिक स्थल, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने यहाँ 7 साल डेरा डाला था और एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारते हुए दुनिया को सीख दी थी कि साधारण इंसान दुनिया की जरूरतों को पूरा करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकता है। गुरु नानक ने यहाँ रहते हुए एक मेहनती किसान का जीवन बसर किया और भक्ति का संदेश दुनिया भर में फैलाया। लेकिन कभी आध्यात्म की रोशनी से प्रकाशित इस गांव की नौजवान पीढ़ी अब नशे के अंधेरे में घिर चुकी है। देश भर में इस्तेमाल होने वाले कोकीन, चरस जैसे जहरीले नशे का बड़ा हिस्सा इन्हीं नौजवानों के हाथों से गुजरता है, जो इन्हें मिलता है पाकिस्तानी स्मगलरों से। देश की आर्थिक हालात से ये गांव भी अछूता नहीं है। पूरे देश की तरह बेरोजगारी इस गांव के नौजवानों की भी सबसे अहम समस्या है, जिस कारण इस गांव के नौजवान तस्करों के लिए आसान हथियार बन चले हैं। पाकिस्तान से भारत में तस्कर होने वाले नशे की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी गांव के जरिए देश में आता है। बॉर्डर एरिया में ज़्यादा होने का कारण एक तो बड़ा सीधा और स्पष्ट है कि ये बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है हमारे इस इलाके की, और पाकिस्तान से जो रूट है, ट्रांजिट रूट बना हुआ है कई सालों से, अफ़गानिस्तान में प्रोड्यूस होता है और थ्रू पाकिस्तान इट कम्स टू इंडिया। तो ये ट्रांजिट रूट बना हुआ है, फिर इंडिया से आगे बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ को जाता है। एक वजह ये है। दूसरा, प्रोडक्शन अफ़गानिस्तान में होता है और बॉर्डर से इंडिया में भेजने का प्रयत्न भी होता है और उसका उनको मुनाफा भी ज़्यादा होता है, ये वजह है। तीसरी वजह लंबी बॉर्डर है, इसमें काफ़ी जगह ऐसी बन जाती है, पोरस हो जाती है इन स्पाइट ऑफ द फेंसिंग एंड आवर फोर्सेस देयर, और जो जोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ पे है उसके वजह से भी ये संभावना बढ़ जाती है। डेरा बाबा नानक गांव के चारों तरफ दिखने वाली कटीले तारों की ये बाड़ भारत पाक की सरहद है। पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगा रखी है। दोनों देशों की सरहदों के बीच थोड़ी सी जगह इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाती है। ठीक हालात में इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में दोनों देशों के वासी आ जा सकते हैं। सरहद पर बसे इस गांव के बाशिंदों का आपस में गहरा मेल मिलाप रहता है। इनके इस मिलने जुलने का फायदा उठाया नशे के कारोबारियों ने। भारी पैसों के लालच में डेरा बाबा नानक गांव के नौजवान भी नशे के सामान को पाकिस्तान से भारत में लाने लगे। ये कहना चाहता हूँ कि भी यहाँ पे बॉर्डर है, हमारे पास पड़ता है पाकिस्तान है, वहाँ से बहुत ड्रग्स सप्लाई होती है। और मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड था, उसके बाद उसने नशा इतना करना शुरू कर दिया कि उसके घर के बर्तन तक भी बिक गए। एक शॉप थी उसकी, वो भी उसकी बिक गई। ये नौजवान नशे के इस सामान को गांव में लाने के बाद देश में मौजूद नशे के सौदागरों के हवाले कर देते हैं। ये सौदागर हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया के खतरनाक लोग। नशे के इस कारोबार से अंडरवर्ल्ड को अरबों रुपयों की कमाई होती है। सीमा पर बसे नौजवानों की भी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब इन नौजवानों की दिलचस्पी इस कारोबार में सिर्फ कमाई की हद तक ही नहीं है। इस गांव के ज्यादातर युवा खुद भी नशे के आदी हो चले हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों में चिंता का माहौल है।
ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ, ਬੜੇ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। कोई काम नहीं मिलता उन्हें? काम नहीं मिलता, कोई है गरीबी हालत ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ। ऐसा नहीं है कि इस बॉर्डर पर सुरक्षा बल चौकन्ने नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि यहाँ के सुरक्षा बलों को ज्यादा सुरक्षा बरतनी पड़ती है तो गलत ना होगा। कई किलोमीटर लंबी सीमा की बाढ़ की ऊंचाई इतनी कम है कि सुरक्षा बलों की नजर हटते ही तस्कर नशे के सामान से भरी बोरियां सीमा के इस पार फेंक देते हैं, जो चंद लम्हों में भारत में मौजूद दलालों के हाथ में आ जाती हैं। हर रोज बड़े पैमाने पर होने वाली इस स्मगलिंग को रोकने के लिए सुरक्षा बल हमेशा चौकन्ने रहते हैं और इस धंधे से जुड़े लोगों की अक्सर धरपकड़ करते रहते हैं। कुछ दिन पहले सीमा सुरक्षा बलों ने नशे के सामान के साथ एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। नवीद मसीहा नाम के इस तस्कर से पूछताछ की गई तो अमृतसर में मौजूद अजीत सिंह का नाम सामने आया। अजीत सिंह नवीद से माल लेकर दिल्ली पहुंचाता था। अजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद छानबीन की गई तो पता चला कि वो इस कारोबार में छोटा सा मोहरा है। दिल्ली में उससे माल लेने वाले लोग कौन थे, उसके बारे में उसे जानकारी ना के बराबर थी। देश की इस सरहद पर सुरक्षा बल अक्सर नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करते रहे हैं। इसके बावजूद जहर का ये कारोबार बड़े स्तर पर चलता रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ हो रही इस तस्करी में कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स का आना बदस्तूर जारी है और किस तरह यहाँ के नौजवान इसकी चपेट में आ चुके हैं और क्यों नहीं लगाया जा पा रहा है इस पर लगाम, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पंजाब सरकार के संसदीय सचिव और इस इलाके के विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा। इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वजह है? एक तो बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी भी वजह है और दूसरी जो पाकिस्तान का है वहाँ भी काफ़ी कुछ है। तो पंजाब में काफ़ी देख रहे हैं कि आपने भी देखा होगा कि नौजवान पीढ़ी जो है वो नशों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी सरकार ने काफ़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फेंसिंग वगैरह भी की है, पर फिर भी पता नहीं चल रहा कि ये स्मैक और दूसरी ड्रग्स कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से स्मगल हो रही हैं, जो देश के लिए बहुत बुरी चीज़ है। तो हमारी सरकार जो पंजाब सरकार है, काफ़ी हमने कोशिश की है और कर भी रहे हैं और जितने। लेकिन क्या सबसे मुख्य वजह हम इस गांव को बॉर्डर के करीब होना मान सकते हैं? आप इस गांव को भी मान सकते हैं और जो गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को आप बॉर्डर के नज़दीक ही मान सकते हैं। तो देखिए कि किसी देश की तरक्की रोकने के लिए सबसे पहले उस देश में नशे जो हैं, जो बाहर हैं, वो ही भेजते हैं कि हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि क्यों उनकी इतनी तरक्की हो जाए, क्यों करें। कई पीढ़ियों से क्षेत्र की आबो हवा में जरा से बदलाव को भी पल भर में महसूस करने वाले इन लोगों की बातों में गहरी सच्चाई है। ये बात साबित हुई जून 2005 में, जब सुरक्षा बलों ने बीएसएफ के जवान को नशे के सौदागरों के साथ सांठ-गांठ के आरोप में गिरफ्तार किया। ये जवान मोटी रकम लेकर इन तस्करों को नशे के सामान के साथ आसानी से सरहद पार करवाता था। अभी हम रावी नदी पर खड़े हैं। रावी नदी पाकिस्तान से होकर पंजाब के रास्ते भारत में एंटर करती है। कुछ किलोमीटर का फासला तय कर ये वापस पाकिस्तान के लिए मुड़ जाती है और इसी कुछ किलोमीटर का फायदा उठाते हैं नशे के तस्कर। रावी नदी भारत पाक के बीच बॉर्डर का काम करती है। हिमाचल से निकलकर पाकिस्तान चले जाने वाली रावी पंजाब के इस इलाके में एक बार फिर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। कुछ किलोमीटर पंजाब में रहने के बाद यह नदी फिर पाकिस्तान में चली जाती है और इस इलाके में मौजूद तस्करों की मदद करती है। दरअसल रावी नदी का बहाव बहुत तेज है और ये तस्कर इसी बहाव को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान से इस नदी में नशे के सामान से भरे बड़े बड़े पैकेट डाल देते हैं, जो तेज बहाव के साथ भारतीय सीमा तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें इस पार पहुंचते ही निकाल लिया जाता है। इस काम के लिए ये लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी तस्कर नदी के पानी के साथ भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं और माल छोड़कर पानी के बहाव में वापस चले जाते हैं। गुरदासपुर सेक्टर में रावी नदी कई बार इंडियन साइड में आती है और फिर पाकिस्तान साइड में जाती है। वही आप बात देखेंगे फिरोजपुर और अमृतसर सेक्टर में,
सतलज रिवर कई बार क्रॉस करती है दोनों तरफ। तो ऐसे में हो जाता है कि जब पानी वहाँ पर बहाव अच्छा हो तो ये संभावना भी हो जाती है कि पानी के रास्ते वहाँ से कुछ यहाँ भेजा जाए और इधर वो रिसीव कर लिया जाए, चाहे ट्यूब्स का इस्तेमाल करें चाहे बोट्स का इस्तेमाल करें, जो कि डिटेक्ट करना अंधेरी रातों में बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। पंजाब का 225 किलोमीटर लंबा इलाका पाकिस्तानी सीमा से सटा है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ सीमा की बाढ़ गांव के अंदर से गुजरती है, लेकिन घानिया के बेट एक ऐसा गांव है जो बाढ़ के उस पार बसा है। दरअसल जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो रावी नदी को पंजाब और पाकिस्तान का सरहद माना गया था। तब रावी नदी घानिया के बेट गांव के उस पार बहा करती थी, लेकिन पानी ने अपना रास्ता बदला और इस कुदरती बदलाव ने घानिया के बेट गांव को इस पार से उस पार पहुंचा दिया। गांव भले ही सीमा के उस पार चला गया हो, लेकिन वहां के रहने वाले भारतीय ही हैं और उन्हें अपनी ही जमीन पर जाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब उस गांव तक सिर्फ वही जा सकते हैं जो वहां के रहने वाले हैं। उसके अलावा फौज किसी को वहां तक फटकने तक नहीं देती। घानिया के बेट पहुंचने के लिए बॉर्डर पर लगे सेना के इस बैरियर से गुजरना पड़ता है। इस बैरियर को पार करने के लिए गांव वालों के पहचान पत्र को देखकर और उनकी पंजी करने के बाद ही उन्हें नदी पार करने दिया जाता है। नदी पार करने के लिए सेना की तरफ से नाव का इंतजाम है, जिसे नदी पार रहने वाले लोग रोजमर्रा की जरूरतों और खेतीबाड़ी का सामान, यहाँ तक कि अपने वाहन वगैरह भी पार कराते हैं। अभी हम खड़े हैं गांव घानिया के बेट, जो कि भारत पाक सीमा पर बनी फेंसिंग की दूसरी ओर है। यहाँ पर भारतीय और पाकिस्तानी किसानों का मिलना जुलना होता है, जो कि नशे की तस्करी का एक और रास्ता खोलता है। घानिया के बेट गांव में तकरीबन 1000 लोगों की आबादी है। इनके पास खेती के लिए तकरीबन 1200 एकड़ जमीन है। इनकी जमीनें पाकिस्तान के किसानों की जमीन से मिली हुई हैं। खेती के वक्त दोनों तरफ के किसानों का मिलना आम बात है। दोनों देशों के बीच मेल मिलाप का ये सिलसिला असामाजिक तत्वों के लिए वरदान हो चला है। इस इलाके के लोगों के बीच फैली बेरोजगारी और गरीबी की समस्या का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी तस्कर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इन मासूमों को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया में लोग बहुत बैकवर्ड हैं, क्योंकि बार बार इनको यहाँ से उठना पड़ता था। एजुकेशन बहुत कम है, गरीबी बहुत है, नॉलेज नहीं है उनको कि इनके नशे की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बहुत ही अच्छे नशे है, दुकाना तो मिलते ने, बच्चे पढ़े लिखे ने, बेरोजगारी बड़ी है, थोड़ा बहुत काम करते हैं। सरकार को तो कोई फ़ायदा इतना मिलता नहीं, पहला भी इतना ही कोई बच्चियों को काम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत काम करते हैं तो वो नशे नुशे दुकान को खरीद के करते रहते हैं। इस गांव में स्थानीय प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर देखा जाए तो इस गांव की देखरेख की जिम्मेदारी पूरी तरह से फौजियों के कंधों पर है, चाहे वो एजुकेशनल हेल्प हो या फिर मेडिकल हेल्प या फिर शहर आने जाने की सेवा। सारी सेवाएं प्रदान की जाती है फौजियों के द्वारा। इस गांव का पूरा प्रशासन सेना की देखरेख में है। गांव वालों की पढ़ाई लिखाई से लेकर पानी बिजली का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी सेना की ही है। लेकिन ये गांव भारत के दूसरे गांव की तरह सुख सुविधाओं से संपन्न नहीं है। यहाँ बिजली के खंभे जरूर हैं, लेकिन बिजली कई कई दिनों तक गायब रहती है। जहर के सौदागर कितने चालाक हैं, ये बात साबित होती है उस अजीत के बयान से, जिसे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी तस्कर के बयान पर गिरफ्तार किया था। अजीत सीमा से नशे का सामान लाकर दिल्ली में सप्लाई किया करता था, लेकिन माल की सप्लाई लेने वाला गिरोह का सरगना कौन था, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। ये बात सही है कि सीमा पार से आने वाला नशे का ये सारा सामान दिल्ली पहुंचता है। यहाँ इसकी सप्लाई के लिए अपराधी अक्सर विदेशियों का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी के कई मशहूर इलाकों में इस तरह के कई लोग नशे का धंधा करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। ऐसे कई विदेशियों को पुलिस हर साल गिरफ्तार करती है, लेकिन इसके बावजूद ये धंधा खुलेआम चलता रहता है। बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है, क्योंकि जो पंजाब के बॉर्डर से या नेपाल के रास्ते से या किसी भी उत्तर राज्य जितने भी हैं, वहाँ से जितनी भी इस तरह के पदार्थ आते हैं, वो दिल्ली के रास्ते जो ख़ास तौर पे जो साउथ की तरफ जा रहे हैं या जो विदेश की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उन पदार्थों के लिए ये ट्रांजिट रास्ता बन गया। ये इतना बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें एक जो अज्ञात तौर पे आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक 5-10 लाख की रोज़ाना की आपकी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें वो व्यक्ति अज्ञात रूप से आते हैं और अपना काम करके बाहर चले जाते हैं। वैसे तो समूचा विश्व नशे के इस धंधे में किसी न किसी तरह लिप्त है, लेकिन सबसे अधिक संख्या नाइजीरियंस की है, क्योंकि नाइजीरिया बसा है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बीचों बीच। यानी नशे के सामान को यूरोपीय देशों तक पहुंचने के लिए नाइजीरिया का रास्ता लेना ही पड़ता है।
भारत में ड्रग्स के कारोबार से जुड़े विदेशियों में ज्यादातर नाइजीरियन ही हैं। इसका एक कारण भारत का अफ्रीका के साथ उदार रवैया भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल सैकड़ों नाइजीरियन एजुकेशन कोटे के तहत पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन इस आड़ में कईयों का उद्देश्य ही ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देना होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस साल पकड़े गए विदेशी तस्करों में सभी नाइजीरिया के ही रहने वाले हैं। इस शख्स का नाम है अल्फोंसस। दिल्ली आया था पढ़ाई करने के नाम पर, जो रोहिणी इलाके में छात्र के तरीके से किराए के मकान में रहता था और यहीं से नशे के कारोबार को चलाता था। दिल्ली पुलिस ने इसके मकान पर छापा मार इसे पकड़ा तो इसके कब्जे से 75 लाख रुपए की हेरोइन और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का एक आई कार्ड भी बरामद हुआ। अब ये शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में तो है, मगर जेल के अंदर बैठे ये अपने धंधे को चला रहा है। पुलिस को अब इसके साथियों की तलाश है। ये है इमैनुअल चिकजी। इसे हाल में ही दिल्ली पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़ा। ये शख्स सरहद से आने वाले नशे के सामान को भारत से बाहर निकालने का काम किया करता था। इसके तार कई और गिरोह से जुड़े हैं। पुलिस को शक है कि इसके जेल जाने के बावजूद इसके गिरोह के लोगों ने नशे के धंधे को जारी रखा है। यह है केंथ नेल्सन आमोडी, जिसे दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत ने जेल भेज दिया है। आमोडी का मुख्य पेशा ही भारत से नशे के सामान को यूरोपीय देशों तक पहुंचाना है। इसके गिरोह में कई और लोग हैं जो इस गोरख धंधे को अंजाम देने में इसकी मदद करते हैं। इसे देखिए, यह है लैटियस एरेका, मुख्य धंधा हेरोइन की तस्करी। लैटियस की पकड़ इस धंधे पर काफी तगड़ी है। यह सालों से इस पेशे से जुड़ा है। थोड़े पैसे की लालच देकर सरहद पर बसे लोगों को लैटियस ने खरीद रखा है, जो इस धंधे में इसके लिए मोहरे का काम करते हैं। लैटियस चंडीगढ़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे तब चढ़ा जब वो भारत पाक सरहद से हेरोइन को दिल्ली भेजने का इंतजाम कर रहा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत पहुंचने वाली हेरोइन का मुश्किल से 1% हिस्सा ही भारत में खपता है। बाकी हिस्सा पहुंच जाता है दूसरे देशों में, यानी कि भारत पाक सरहद से चलने वाला यह कारोबार कई देशों में फैला है। दुनिया में जो देश नशे के कारोबार में शामिल हैं, उन्हें 2 अलग नामों से पहचाना जाता है। ऐसे देश जो हेरोइन बनाते हैं उन्हें गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, जबकि जो देश माल की सप्लाई करते हैं उन्हें गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। भारत के पश्चिम में बसे देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, क्योंकि ये देश नशे के इस सामान को तैयार करते हैं, जबकि पूर्वी देश म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है। इन देशों के अपराधी इस जहरीले नशे की सप्लाई यूरोपीय देशों को करते हैं। विश्व में सबसे अधिक अफीम अफगानिस्तान उगाता है। वहां हर साल औसतन 360 मीट्रिक टन हेरोइन बनाई जाती है, जिसकी अधिकांश मात्रा पश्चिमी देशों में भेजी जाती है, क्योंकि वहां 1 किलो हेरोइन 1 करोड़ रुपए में बिक जाती है। पश्चिमी देशों को हेरोइन भेजने के लिए अफगानिस्तान अपने पश्चिमी ओर ईरान व टर्की से रास्ता नहीं लेता है, क्योंकि ईरान और टर्की खुद भी भारी मात्रा में हेरोइन बनाकर उसे पश्चिमी देशों को भेज रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान हेरोइन सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान के जरिए भारत को अपना रास्ता बनाता है। ये भारत की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इस प्रकार से है कि हम गोल्डन ट्रायंगल जो हेरोइन बनाने वाले या बाहर भेजने वाले जो देश हैं, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में हमारा देश पड़ता है। एक हाथ पे हमारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है और दूसरे साइड में हमारे पूर्वी दिशा में लाओस और थाईलैंड और म्यांमार जैसे देश हैं जहां ये सब पदार्थ जो हैं पैदा किए जाते हैं। तो भारत जो है वो एक तरह का एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया है इन पदार्थों के व्यापार में, इनको विदेश भेजने के। वैसे तो भारत सरकार नशे की तस्करी को एक गंभीर अपराध मानती है। इसी कारण से NDPS एक्ट के तहत पकड़े गए अपराधियों को 20 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि उम्र कैद की 14 साल की सजा से अधिक है। लेकिन नशे की तस्करी को रोकने के लिए इतना ही काफी नहीं है। जरूरत है कि सरकार सरहद पर दुश्मनों और घुसपैठियों के साथ तस्करी पर भी पैनी नजर रखे, कड़ी निगाह रखे और सख्त कदम उठाए।